हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स में लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में किसी भी न्यूक्लियस के बारे में जानना, न्यूक्लियस किस तरह का, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं या वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी न्यूक्लियस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस या तो स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा, ठीक है, या तो स्थायी होगा या अस्थायी होगा। जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो लाइफ टाइम उनमें वो सेम पोजीशन में या सेम स्टेट में रहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता फॉर इनफाइनाइट टाइम ना, अनंत काल तक उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। वहीं जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, जो कि अपने आप ही पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। बेसिकली क्या होता है, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होना चाहता है और जिस भी रीज़न की वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी है तो वो अपने पार्टिकल्स को, अपने अंदर से पार्टिकल्स एमिट करेगा और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। मैक्सिमम जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बहुत लार्ज जो साइज़ के जो एटम हैं, वो अपने साइज़ की वजह से जो उनमें अनस्टेबिलिटी है तो वो उस फॉर्म में अपने पार्टिकल्स एमिट करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। जैसा कि रेडियो एक्टिविटी में आप जानते ही होंगे होता क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी होती क्या है कि वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स न्यूक्लियाई जो एटम है वो पार्टिकल्स एमिट करता है। अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके जिसमें होता है वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। जो वो पार्टिकल जो जब ये खुद इसमें फिशन होता है या खुद आप मान लीजिए अपने आप ही सेल्फ स्पॉन्टेनियस और सेल्फ फिशन होता है तो अपने आप पार्टिकल्स एमिट करना स्टार्ट कर देता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी एटम में से निकलता है तो हम ये कहते हैं कि ये अल्फ़ा पार्टिकल ड्यू टू साइज ऑफ एटम, जो अनस्टेबिलिटी है जो वो ड्यू टू साइज़ है। अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का जो रेशो है उसको बैलेंस करने के लिए बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। और वहीं गामा पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं वो अगर कोई भी जो एटम है वो अपनी हायर स्टेट में हो और लोअर स्टेट में आना चाहता है तो लोअर स्टेट में आने के लिए एनर्जी रिलीज़ करते हुए आता है, तो वो जो गामा डिके है वो जस्ट बिकॉज कि एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आना, अपनी ग्राउंड स्टेट में आना। अब लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट होते क्या हैं, कोई भी एटम बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रह सकता है, या हम अगर न्यूक्लियस की बात करें तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस डिफरेंट एनर्जी लेवल स्टेट्स में रह सकता है। तो वो जो सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल अज्यूम कर लीजिए, हम इसे एक एनर्जी लेवल बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। जो मिनिमम एनर्जी लेवल होता है उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एनर्जी लेवल का जो मिनिमम एनर्जी लेवल स्टेट है उसे ग्राउंड स्टेट या हिंदी में मूल अवस्था बोली जाती है। और जो बाकी रेस्ट रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उन्हें एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कही जाती है। अगर दो की बात करें तो हम कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। अगर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो बोलेंगे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रह सकता है और जो मिनिमम एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड स्टेट और जो अदर लेवल्स हैं उन्हें एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। किसी भी न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करने के लिए वो क्या है कि हमें किसी भी न्यूक्लियस के बारे में उसका मास नंबर पता होना चाहिए, जिसे कि कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। उसका चार्ज नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर पता होना चाहिए, जिसे कि जेड से डिनोट किया जाता है। मास एम पता होना चाहिए, ठीक है, द्रव्यमान एम, रेडियस आर, स्पिन जे जिसे प्रक्षेपण कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, दैट इज हिंदी में जिसे कि चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं,
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट क्यू, आइसोस्पिन आई और पैरिटी। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है या इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए। तो हम वन बाय वन हर एक जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते चलते हैं। फर्स्ट हम मास नंबर क्या है, मास नंबर ए जिसे ए से डिनोट करते हैं, वो क्या है। सो मास नंबर ए है क्या, ये इक्वल होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन होता क्या है, न्यूक्लियॉन है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन हैं, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इकट्ठे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर न्यूक्लियस की बात होती है तो उनको न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो मास नंबर ए है क्या, ये इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन मौजूद हैं वो मास नंबर ए कहलाएगा। ठीक है, जनरल इंटरेक्शंस में मास नंबर है वो अनचेंज रहता है, मतलब सेम रहता है, एज इट इज़ रहता है किसी भी जनरल इंटरेक्शन में, जब तक कि कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोडक्शन ना हो रहा हो तो तब तक जो मास नंबर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और कहें कि बेसिक कहें कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन जितनी भी होती हैं उसमें मास नंबर जो है मास नंबर है वो कंजर्व्ड रहता है। नाउ चार्ज की बात करते हैं। चार्ज नंबर क्या है, आवेश संख्या, जिसे कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। किसी भी एटम के अंदर जो उसका जो एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो एटॉमिक नंबर, या किसी भी न्यूक्लियाई में उसका प्रोटॉन संख्या, ठीक है, प्रोटॉन संख्या कह लो चाहे एटॉमिक नंबर कह लो, वो चार्ज नंबर कहलाता है, जेड कहलाता है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं वो उसका चार्ज नंबर के इक्वल, जेड के इक्वल होंगे। अगर चार्ज नंबर जेड को जो फंडामेंटल यूनिट है ई, इससे यूनिट कर दे, चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट है ई, उससे मल्टीप्लाई कर दे, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है, तो ये जो टोटल z इंटू ई है वो टोटल चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस का। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ मास, द्रव्यमान क्या है, मास नंबर में और मास में डिफरेंस है। ठीक है, मास नंबर और जो चार्ज नंबर या चार्ज कह लें, वो हमेशा किसी भी जो न्यूक्लियाई के लिए सेम रहता है। ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो जाता, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका ए और जेड सेम रहेगा। ठीक है, बाकी चाहे प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाए लेकिन ए और मास नंबर और एटॉमिक नंबर वो सेम रहेगा। नाउ मास, द्रव्यमान क्या है, किसी भी न्यूक्लियाई के मास को मेज़र करने के यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाई गई है। एक इंटरनेशनल डील हुई कि किस तरह से किसी भी न्यूक्लियाई का या मास निकाला जाए, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन करते हैं, होता क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इन द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर डोमेन इज द एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का या न्यूक्लियर डोमेन में अगर कोई मास का मेजरमेंट किया जाता है तो उसे इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट मेजर किया जाएगा, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में A.M.U बोला जाता है। ठीक है, और ये डिफाइन किया जाता कैसे जाता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन अनबाउंड न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन 12 इन इट्स न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। 1 AMU है किसके इक्वल, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो कि न्यूट्रली अनबाउंड एटम है, उसका 1/12 पार्ट, 1/12वां हिस्सा जो है वो 1 AMU के बराबर होगा, या कह सकते हैं मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, और अगर AMU को इन kg कन्वर्ट करना चाहें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम को हम
जो है एवोगैड्रो नंबर से Na से मल्टीप्लाई कर दें, Na इंटू 12 AMU, तो ये जो आएगी वो हमें kg में मिल जाएगा। ठीक है, कितना होगा ये? तो जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻26, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 AMU से, और तो हम 1 AMU इन टर्म्स ऑफ kg निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो 1 AMU को अगर इन kg पूछें तो इतना होता है। नेक्स्ट, अगर इस 1 AMU को हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर के टर्म में निकालें तो कितना आएगा? हम रिलेशन यूज़ करें E=mc²। ठीक है, E=mc² यूज़ करने से हमारी 1 AMU जो आएगा वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर के बराबर आएगा। किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है वो अगर रिलेटेड, कैसे किसी एटम का मास या कैसे हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियस का मास कैसे कैलकुलेट हो सकता है, तो अगर मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज MaZ, सफिक्स में AZ है, इज रिलेटेड टू इट्स मास ऑफ एटम। टोटल मास क्या है? एटम का मास क्या है? MaZ, ये मास ऑफ एटम है। इसमें किस किस का मास है? मास ऑफ न्यूक्लियस है MaZ, प्लस किसका मास है? टोटल मास है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे, माइनस BZ है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जिसने सबको बांधे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो MZ है, MaZ है मास ऑफ न्यूक्लियस, MaZ मास ऑफ एटम, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड BZ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मास, कि किस तरह से हम किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ kg भी। तो नेक्स्ट है रेडियस के बारे में बात करते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस की त्रिज्या किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है। अभी तक हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ी थी, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड कराया, अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से स्कैटर्ड कराया, और उससे हमने न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट्स को समझने के लिए ये अज्यूम किया गया कि न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है, और एटम का ऑलमोस्ट सारा मास और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से जो न्यूक्लियस की जो रेडियस निकली, कैलकुलेट करी, वो लगभग 10⁻14 मीटर के अराउंड आई, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग के रिजल्ट से जो हमें मिले। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, बहुत सारे मेथड यूज़ करके न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। उनमें से कुछ जो मेथड्स हैं वो, उनमें से फर्स्ट वन है एक तो अल्फ़ा डिके, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का अल्फ़ा डिके किया गया और उससे पता लगाया गया कि न्यूक्लियर की रेडियस कितनी है। नेक्स्ट जो है वो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला फॉर मास ऑफ न्यूक्लियाई एंड बाइंडिंग एनर्जी, इससे भी न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। और जो मेन है थर्ड एंड फोर्थ, फास्ट न्यूट्रॉन और फास्ट इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस। जब किसी अल्फा पार्टिकल की जगह कोई फास्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए और उसको बॉम्बार्ड कराया जाए न्यूक्लियस की तरफ, किसी भी एटम के, या किसी फास्ट न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ बॉम्बार्ड कराया जाए, तो उसमें किस तरह की स्कैटरिंग होती है, उससे भी न्यूक्लियस की। नेक्स्ट देखते हैं कि हम सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर की रेडियस को एस्टिमेट किया वो किस तरह से किया। रदरफोर्ड ने ये माना कि सबसे पहले, जब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है और गोलाकार है, स्फेरिकल इन शेप है, और पॉइंट चार्ज की तरह उसे अज्यूम किया गया। किसी भी जो एटम का जो टोटल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या उसका जो टोटल मास है, वो ऑलमोस्ट सेंटर में कंसंट्रेटेड माना गया। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए जो अल्फा पार्टिकल जिसका मास m है और v वेलोसिटी है, और जबकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है 2 ही है, हम यहाँ बॉम्बार्ड करा रहे थे जब रदरफोर्ड स्कैटरिंग में, जब ये अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया गया टारगेट पे जो कि न्यूक्लियस है, तो ये देखा गया कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे जाके न्यूक्लियस पे टक्कर मार रहे हैं। ठीक है, और वो जो डायरेक्ट जो कोलिजन हो रहा है, उनकी डायरेक्ट टक्कर हो रही है, उससे क्या हो रहा है 180 डिग्री से भी ज़्यादा का
क्या कहते हैं, डेविएशन, 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। इट मीन्स जो अल्फा पार्टिकल है वो अपना पाथ जस्ट अपोजिट कर रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग में ये भी देखा गया कि कुछ जो रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग है उसमें देखा गया कि कुछ जो हायर एंगल की स्कैटरिंग है, जैसे कि 135 डिग्री पे या मोर देन 135 डिग्री पे, वहाँ पे जो रिजल्ट हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज से और एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो मिसमैच थे, ठीक है। अब यहाँ हम एक बार वो क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन सी क्लोजेस्ट अप्रोच, कि जो अल्फा पार्टिकल सबसे मैक्सिमम मिनिमम कितना न्यूक्लियस के नज़दीक जा सकता है, वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, वो निकटतम दूरी होती क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है विद द काइनेटिक एनर्जी, मास m है, v वेलोसिटी, तो हाफ mv स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम इसके अप्रोच में आ जाएगा न्यूक्लियस की, तो उसको रिपल्सिव, कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स लगेगी। कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स लगने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट डी नॉट जो है वो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच की। हमें पता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ mv स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, k इंटू Ze, जो कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इंटू ट्वाइस ऑफ e, जो कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ओवर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, d0। k की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे 1/4πε0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब पूरी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k Ze इंटू 2e ओवर d0 हो जाएगा। इससे हम d0 कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर d0 क्या हो जाएगा आपका, 4k Ze स्क्वायर ओवर mv स्क्वायर। और अगर हाफ mv स्क्वायर को e लिख लें तो d0 इज इक्वल टू ट्वाइस k Ze स्क्वायर ओवर e, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इतना डिस्टेंस है जो कि कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है। अब अगर हमें कोई एग्जाम्पल लेकर चले, मान लीजिए वही गोल्ड फॉइल लेते हैं जिसपे किसी अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया गया। तो गोल्ड फॉइल जो है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z कितना होता है, 79। और अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन गिवन हो, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, E पता है आपको, Z पता है, K एज यू ऑल नो 9 इंटू 10⁻9 होता है, E इज़ 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो D0 है कुछ इतना आएगा, 2.84 इंटू 10⁻14 मीटर, दैट इज 28.4 फर्मी। फर्मी क्या है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस आएगी आपकी, ये इतना 28.4 फर्मी, इतना दूरी रहेगी अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से। किसके न्यूक्लियस से, गोल्ड के न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में जो डी जो है वो डिपेंड करता है इस अजम्पशन पे कि कूलॉम्ब्स लॉ वैलिड है स्मॉल डिस्टेंसेस पे, ठीक है। इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट निकला है वो क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं कि दिस कैलकुलेशन ऑफ डी डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन दैट कूलॉम्ब्स लॉ इज वैलिड एट सच स्मॉल डिस्टेंसेस। It was found that Coulomb's inverse square law does break down for distances smaller than 10⁻15 मीटर, ठीक है। कि जब जो कुलाम का जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो ब्रेक हो जाता है या वो नियम भंग हो जाता है जब डिस्टेंसेस 10⁻15 से कम की होती हैं, ठीक है। अगर हम एटॉमिक नंबर जो है गोल्ड का 79 था, अगर हम कम जो है छोटे न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ें तो ये जो आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे कि अगर हम कंसीडर करें केस, अगर एल्यूमिनियम का केस कंसीडर करें, दैट इज Z इज इक्वल टू 13, ठीक है।
Z इज इक्वल टू 13 होता है एल्यूमिनियम के लिए। तो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम Z is equal to 30, then inverse square law was found to break down at about 6 to 8 Fermi। ठीक है, तो ये जो हाँ 28 पॉइंट फर्मी आ रहा है, वहाँ वो जो डिस्टेंस है वो 6 to 8 फर्मी रह जाएगी। इट मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो है ना, सो जो डेविएशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ का स्मॉल एटॉमिक नंबर्स के लिए, स्मॉल न्यूक्लियस के लिए, वो डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो ये द डेविएशन फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ स्कैटरिंग शोड दैट very close to the nucleus the Coulomb repulsion was much smaller than expected। इसका मतलब है कि बहुत छोटे न्यूक्लियस के लिए महसूस हो रहा है कि कुलाम का जो रिपल्शन है वो जितना एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था, कि जितना रिपल्शन होना चाहिए था उतना महसूस नहीं हो रहा है, या उतना कैलकुलेशंस में एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। ये जो डेविएशन है इसने एक किक ऑन दिया कि इट मीन्स कोई कुलाम रिपल्सिव फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में जो कि न्यूक्लियस पे लग रही है। दिस प्रोवाइडेड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट इज न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब जो कुलाम रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि वो स्मॉल रिजल्ट दे रही है, तो इसका मतलब कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि जिसको कि न्यूक्लियर फोर्स कहा गया, जिसका कि एक एविडेंस मिला ये कि कुलाम रिपल्सिव अगर कम है तो इट मीन्स कोई और स्ट्रॉन्गर फोर्स है जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में लग रही है, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को जो बांधे हुए रख रही है। ठीक है, जब एंगल 135 डिग्री या मोर देन 135 डिग्री के लिए आप नोट कर लेते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जो कुलाम लॉ है, वो अनइक्वल रिजल्ट्स दे रहा है। उसका जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है और जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो हायर एंगल्स के लिए उसकी जो वैल्यूज में है वो सेम नहीं आ रहा है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कुछ और बोल रहा है और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स कुछ और बोल रहा है। इससे इन सब से ये कैलकुलेट हो सकता है, हम मान सकते हैं कि पोटेंशियल वेन अगर न्यूक्लियस पोटेंशियल वेल मान ले तो कुछ इस तरह का है। मान लीजिएगा आरसी अगर रेडियस है न्यूक्लियस की, ठीक है, तो जो कुलाम्स लॉ है वो इन बिटवीन जो है जो इनसाइड द रेडियस आरसी है वो वैलिड नहीं है। और फॉर डिस्टेंस लेस देन आरसी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कुलाम्स लॉ। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर ये आरसी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की है और आउटसाइड दिस वेल, इस जो विभव कूप के जो बाहर का जो ये पॉइंट है, जैसे कि यहाँ बीसी पॉइंट बोला गया है, ये जो है ये जो डिस्टेंस जा रहा है, ये मान लीजिए यहाँ तो हमारा कुलाम रिपल्सिव फोर्स एक्टिव है, ठीक है, लग रहा है, लेकिन इनसाइड आरसी ये नहीं लग रहा है। इनसाइड आरसी या और भी आरसी से कम वैल्यूज पे जाएं तो ये महसूस हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कुलाम रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करवा रहा था वो पोटेंशियल एनर्जी उससे भी कम उसकी वैल्यू है, उससे भी कम है जो कुलाम्स फोर्स की वजह से, जो है कुलाम्स लॉ की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसको हम दो पार्ट में, दो केस में अगर कह सकते हैं कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर सी, जब आर की वैल्यू आर सी से ज़्यादा होगी, मतलब ये वाला एरिया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ होगी। सेकेंड केस, जब व्हेन आर इज आर लेस देन आर सी, जब आर की वैल्यू आर सी से कम होगी, मतलब इस जगह की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लग रही है। कुलाम्स फोर्स की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि जो कुलाम फोर्स पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है जो कुलाम फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोवाइड करेगी उससे। ठीक है, तो ये दो रीजन बन रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। When large number of our target material analyzed with more improved theoretical method shows that radius nucleus could be equal to RC is equal to R0 a की पावर 1/3 इज माइनस नंबर। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे मटेरियल्स को टारगेट बनाकर एनालाइज किया गया और उनके थियोरेटिकल मेथड्स ने शो किया कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली a रेज टू 1/3 के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास नंबर की वैल्यू रेज टू 1/3। ठीक है, यहाँ R0 कांस्टेंट है और a मास नंबर है। इसी तरह हम एनर्जी ऑफ कोलाम बैरियर भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो कोलाम बैरियर की है वो क्या हो जाएगी, BC, जो कि फिगर्स में आपको शो करी गई थी कि जो कोलाम पोटेंशियल जो है
अगर इसमें देखें तो यहाँ जो BC कैलकुलेट होगी वो क्या हो जाएगी, Z1 इंटू Z2 इंटू ई स्क्वायर ओवर 4πε0 RC, जहाँ Z1e आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज है और Z2e न्यूक्लियस का चार्ज है। ठीक है, तो ये इतना कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी, कूलम्ब बैरियर की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर की बात करी जाए तो कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट न्यूक्लियाई हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, सिंगल प्रोटॉन एंटिटी है, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, वही सबसे छोटा नाभिक माना जाता है, सबसे छोटा न्यूक्लियस माना जाता है, और जितने भी बाकी न्यूक्लियन हैं उनमें प्रोटॉन अदर देन हाइड्रोजन, बाकी सब में क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा। बस एक हाइड्रोजन है जिसमें कि सिर्फ प्रोटॉन होता है। अगर ऐसी कंडीशन मान लें हम कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है, जिनके कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में हम अगर न्यूक्लियस की रेडियस को जो न्यूक्लियर की रेडियस है R, उसको हम टोटल न्यूक्लियॉन की रेडियस मान लें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन कह लें। ठीक है, तो ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन है ये डिपेंड करेगी मास नंबर A पर। ठीक है, मास नंबर पे डिपेंड करेगी, और अगर मास नंबर पे डिपेंड, आज अभी तक जितना भी रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में समझाया वो यही कहा कि एक जो न्यूक्लियस है वो एक स्फेरिकल शेप का है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ R जो कि है वो डिपेंड कर रहा है A पे, तो जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो है 4/3πr³, और यहाँ R हमने क्या कर दिया है, 4/3πr³ होता है, और ये कह रहे हैं कि ये जो है ये डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे। इट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा 4/3πr³ इज इक्वल टू 4/3π, और R³ हम क्या निकाल के आए थे, R0 इज इक्वल टू A⁻1/3 1/3 और इसकी पावर क्यूब। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकला कि जो रेडियस ऑफ किसी भी न्यूक्लियर की जो रेडियस है वो मास नंबर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं इसी फॉर्मूले पे। अगर कोई एलिमेंट है OS 189, ऑस्मियम 189, ऐसा कोई स्टेबल न्यूक्लियाई फाइंड आउट करो जो कि OS की न्यूक्लियाई की रेडियस की 1/3 हो। ठीक है, 1/3 हो, मतलब ऐसा कोई न्यूक्लियाई जो जिसकी रेडियस OS की न्यूक्लियस की 1/3 हो। तो न्यूक्लियस रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। अब कह रहा है कि मान लीजिए ये R है और R1 हम दूसरा न्यूक्लियाई मान लेते हैं, वो उसका 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 1/3 होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू R1/3, और A1 आपका 189 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये पुट करने पे 1/3 इज इक्वल टू A/189 की पावर 1/3। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 189/27, ये कैलकुलेट करने पे 7 आएगा। मतलब ये वो न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर 7 होना चाहिए, और ऐसा न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 7 है वो होता है लिथियम। ठीक है, जिसे कि Li से डिनोट करते हैं, Li7, ये है लिथियम। तो इसका आंसर क्या होगा, वो न्यूक्लियाई जो कि OS का 189 का 1/3 है, जिसकी रेडियस वो है लिथियम। तो ये वो ऐसा स्टेबल न्यूक्लियाई है।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए आज हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।